Hello everyone, Radhe Krishna, this is Ayana Agrawal. Today we will read about Aunt Jennifer's tiger. We will understand the explanations, questions, poetic device as well as MCQ question. We will give you the best lecture of ever. So let's get started. First, we will read about the poetess of this poem, who is Adrienne Rich. Adrienne Rich was American poet. She used to write the poem on feminist theorist. Simply means of feminist theorists यहाँ पर है बच्चों. ऐसी पोएम, ऐसी थ्योरी जो फीमेल के ऊपर बेस्ड हो. मोस्ट ऑफ द पोएम जिनकी जो होती थी वो फीमेल के ऊपर बेस्ड होती थी. इन्फ्लुएंशियल फिगर इन वुमेन्स मूवमेंट. इन्फ्लुएंशियल फिगर का मतलब होता है यहाँ पर प्रभावशाली व्यक्ति. इन्होंने महिलाओं के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर कई सारे आंदोलन भी चलाए. रोट 19 पोइट्री को कलेक्शंस, 3 एसेज कलेक्शंस. इन्होंने 19 पोइट्री का कलेक्शन एंड 3 एसेज का कलेक्शन लिखा था. किस पर बेस्ड था उनका कलेक्शन? वुमेन का ऊपर, क्योंकि ये एक वुमेन थी और इन्होंने उस टाइम पे जो भी वुमेन के साथ हो रहे अत्याचार थे, औरतों के साथ जितने भी जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने ये पोएम लिखी है, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स. इन्होंने इस पोएम के अंदर महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार, उनके साथ हो रहे प्रताड़ित, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. इन्होंने खुद की आंटी का एग्जाम्पल लिया है. तो इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं. पोइट्री क्रिटिसाइजेस रेसिज्म, मिलिट्रिज्म एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन. इन्होंने यहाँ पर जातिवाद, सैन्यवाद और महिलाओं के साथ जो प्रताड़ित किया जाता था, उनका जो उत्पीड़न किया जाता था उसकी बुराई की है, उनको क्रिटिसाइज किया है. यहाँ पर रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, मिलिट्रिज्म का मतलब होता है सैन्यवाद और ऑपरेशन ऑफ वुमेन यानी महिलाओं के साथ हो रहा है जो उत्पीड़न, उनको जिस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर समझाया है. पोएम ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स एक्सप्लोरेस लिमिटेशन ऑन मैरिड वुमेन. जो ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स पोएम है जो कि एड्रिन रिच के द्वारा लिखी हुई है, वो महिलाओं को शादी के बाद कितने दायरे के अंदर रहना है, उनकी कितनी लिमिटेशंस है, उनका कितना दायरा है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. हम समझते हैं इस पोएम के अंदर कि जो इनकी आंटी थी उन्होंने किस प्रकार से अपने हस्बैंड की टॉलरेंस को सहा है और कैसे इस समाज में अपना खुद का वर्चस्व स्थापित किया है. तो आइए समझते हैं इनके बारे में. पहले हम समझेंगे द थीम ऑफ द पोएम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन द पोएम ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स इन द पोएम एड्रेस द इश्यू ऑफ मेल डोमिनेंस. इस पोएम के अंदर ऑन्ट जेनिफर टाइगर पोएम के अंदर जो हमारी पोएट एड्रिन रिच है, उन्होंने मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का के इश्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया है. द थीम ऑफ द पोएम इज टू हाईलाइट द स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट द वुमेन फेजेस एंड मेल चोविनिस्टिक. इस पोएम के अंदर जो हमारी पोएट एड्रिन रिच है, उन्होंने महिलाओं में किस प्रकार उस समाज के अंदर संघर्ष किया, कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, उस सब के बारे में वर्णन किया गया है. ऑन्ट जेनिफर इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द पोएम. जो ऑन्ट जेनिफर है वो पोएम की प्रोटोगनिस्ट है. बच्चों देखो यहाँ पर प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है हीरो, मतलब जो मेन कैरेक्टर है इस पोएम का वो है ऑन्ट जेनिफर. ये जो पोएम है हमारी ऑन्ट जेनिफर के ऊपर बेस्ड है. सी exemplifies women all over the world who are victims of persecution of the hands patriarchal system. उन्होंने स्वयं खुद महिलाओं को
जो प्रताड़ित किया जाता है, जो हमारे पितृ प्रधान समाज है, पितृ प्रधान समाज का यहाँ पर मतलब है पैट्रिक सोसाइटी, जो पैट्रिकल थिंकिंग होती है, जहाँ पर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक महान बताया जाता है, उनकी तुलना में पुरुष ही पूजनीय होते हैं, ना कि महिला। तो ऐसी एक सोसाइटी को डिफाइन किया है जो खुद इसका एक विक्टिम है। विक्टिम का मतलब है गवाह। द पोएट्स एक्सप्रेसेस हर फेमिनिस्ट कंसर्न थ्रू द पोएम। जो पोएट होती है हमारी एड्रिन रिच, वो जो महिला बात यानी फेमिनिस्ट की जो उनको चिंता होती है, उस पूरे जो महिला समाज होती है, उस सोसाइटी की चिंता होती है ना, उसको अपनी पोएम के थ्रू रिफ्रेश करती है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, किसी को ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं होता था। उस टाइम पे ज्यादा बोलने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को होता था, महिलाओं को नहीं होता था। जो हमारी पोएट एड्रिन रिच है, उन्होंने अपनी आंटी का जो पेन देखा ना, तो उनके पास भी बोलने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो पोएम्स लिखा करती थी। तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ मैं महिलाओं के ऊपर पोएम लिखूंगी और अपनी आंटी के पेन को सोसाइटी तक अपनी पोएम्स के थ्रू पहुंचाऊंगी। तो इसके लिए इनको ये डेडिकेशन दिया जा रहा है, फेमिनिस्ट कंसर्न्स। ये वर्ड आप सुन के दंग रह जाओगे कि उस समय महिलाओं के साथ किस किस प्रकार के अत्याचार होते थे, उनका दायरा कहाँ तक, उनको सिर्फ भोग विलासिता की वस्तुएं समझा जाता था। तो जो हमारी पोएट है ना, उसने हमें समझाया है कि उस टाइम पे जो पेन था ना, वो आंटी ने कैसे फील किया है। तो चलो आइए हम समझते हैं आंटी के पेन को। उन्होंने अपने जो हस्बैंड है उसको जो टॉलरेंस है, उसका जो टॉर्चर है, वो किस प्रकार फील किया है या रिलाइज किया है। चलो लेट्स गो इन द नेक्स्ट। Aunt Jennifer's tigers prance across a skin, bright topaz, denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree. The place in sleek silver-like certainty. बच्चों देखो, हमारी जो आंटी थी ना, उनको एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक था। एम्ब्रॉयडरी, तो एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब क्या होता है? एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई। आपने देखा होगा अपनी मम्मा वगैरह को या घर में किसी और को, जो लेडीज होती है ना, वो कभी कभी एक कपड़ा लेती है और दो लकड़ी के अड्डे टाइप की लेती है, उनमें उस कपड़े को फंसाकर उस पर सुई से कुछ डिजाइन बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। तो जो हमारी आंटी थी ना, वो भी क्या करती थी, एक कपड़ा लेती थी, उस पर टाइगर्स बनाती थी। अब टाइगर्स ही क्यों बनाती थी, कुछ और क्यों नहीं बताती थी? टाइगर्स इसलिए बनाती थी कि जो टाइगर होते थे ना, वो बोल्ड यानी कि निडरता के प्रतीक होते थे। तो आइए समझते हैं इस स्टैंजा के अंदर जो हमारी आंटी होती है, अपनी आर्ट के थ्रू हमें क्या डिफाइन करना चाहती है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्किन। जो आंट जेनिफर होती है, उनकी जो टाइगर होते हैं ना, वो उस कपड़े के ऊपर उछलते और खिलते हुए दिखाई देते हैं। अब प्रैंस का मतलब हुआ यहाँ पर जंपिंग, और एक्रॉस का मतलब हुआ उसके ऊपर से, और स्क्रीन माने कि वो कपड़ा, उस कपड़े को एज अ स्क्रीन यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। ब्राइट टॉपाज, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, और टॉपाज का मतलब होता है पुखराज। डेनिजर्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन, मतलब जो हमारे टाइगर है उनको यहाँ पर ब्रास टॉपाज से कंपेयर किया जा रहा है। और डेनिजर्स का मतलब होता है ड्वेलर्स यानी कि निवासी। तो जो टाइगर है वो कहाँ के निवासी है? जंगल के निवासी है। टाइगर्स को क्या बोला जाता है? जंगल की निडरता का प्रतीक। मतलब वहां पर जो टाइगर होता है ना, टाइगर हुआ, शेर हुआ, इन सबको सबसे स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली जानवर माना जाता है। तो जो आंट जेनिफर होती है ना, वो भी उस आर्ट के अंदर टाइगर को क्रिएट करती है, क्योंकि जो टाइगर होता है ना, वो निडरता का प्रतीक होता है। दे डोंट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। वो पेड़ के नीचे, बीनेथ का मतलब होता है नीचे, द ट्री, अगर वो पेड़ के नीचे बैठे ना, तो वो कभी किसी आदमी से नहीं डरते। दे पीस इन द पेस इन स्लीक सिवरलेक सर्टेनिटी। पेस का मतलब होता है चाल या कदम, और स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट सिवरलेक बोल्ट। सॉरी, यानी कि निडरता और निश्चितता। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। तो जो हमारी आंटी होती है, वो टाइगर इसलिए क्रिएट करती है क्योंकि टाइगर ना जंगल का निवासी होता है, जंगल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, निडरता का प्रतीक होता है, उसको किसी आदमी से डर नहीं लगता, उसके अंदर निश्चितता होती है। जब वो चलता है ना, तो अपने कदमों को निश्चितता और स्थिरता के साथ चलता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे कोई इंसान है या दूसरा जानवर। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर।
Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's batting band sides heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब इस स्टेंजा के अंदर समझाते हैं हम। सबसे पहले आपको मैं समझाती हूँ फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है। फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना, थरथराना। थ्रू माने के और बोल माने होता है, बोल आपने देखा होगा जैसे ऊन के कुछ गोले टाइप में होते हैं, उनको बोल बोला जाता है। और इबोरी यानी होता है हाथी के दांत, टस्क ऑफ एलिफेंट, नीडल हार्ड टू पुल। तो इस स्टेंजा के अंदर जो हमारी पोएट होती है वो बड़ी ब्यूटीफुल बात बोलती है। वो बोलती है कि जो हमारी आंट जेनिफर होती है ना, आंटी, जो टाइगर्स को क्रिएट करती है अपनी आर्ट से उस कपड़े के ऊपर, तो उनके हाथ है ना, उसको जब क्या होता है, जब कोई भी एम्ब्रॉयडरी करता है ना, तो सुई को पहले बाहर निकालते हैं, देन अंदर डालते हैं। कैसी प्रोसेस होती है। जो हमारी आंट जेनिफर होती है ना, तो अगर वो सुई को अंदर डालते हैं, बाहर निकालती है, तो वो उसको डाल नहीं पाती क्योंकि उनके हाथ ना कपते हैं। अब उनके हाथ क्यों कपते हैं? क्योंकि वो उसको बहुत कठिन समझती है, डालना निकालना, वो उसको कर ही नहीं पाती ढंग से। क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैटिंग बैंड इट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स टाइगर्स। कितनी खूबसूरत बात बोलती है हमारी पोएट यहाँ पर कि उन्होंने ना अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है जो कि उनके हस्बैंड की है, और जो अंगूठी का वजन है ना इतना है, उनके हाथ पर इतना है कि वो जो अपनी आर्ट है ना उसको बना नहीं पा रहे। अब देखो यहाँ पर बोला अंगूठी की थ्रू है, लेकिन वो कुछ इंडिकेट कर रही है कि अंगूठी का इतना फियर है। जो पैट्रिकल सोसाइटी थी उसमें अंगूठी का इतना फियर था कि वो अपनी आर्ट को भी क्रिएट नहीं कर पा रही थी। उनको लग रहा था कि मैं इस आर्ट को क्रिएट करूंगी तो उनके हस्बैंड उनको फिर से मारेंगे, उनका फिर से शोषण करेंगे। क्योंकि जो पैट्रिकल सोसाइटी होती थी ना, उसमें किसी महिलाओं को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। उनकी जो इज्जत होती थी ना, उनकी घर की चौखट से होती थी। उनका जो मेन पर्पस होता था ना उस टाइम पे इतना होता था कि उनको सिर्फ एक घर की सर्वेंट और लेस देन सर्वेंट से ज्यादा उनको ऑर्डर दिया जाता था। मतलब आपका काम क्या है? आपका काम है आपको घर में बहू बन के आना है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपको चूल्हा चौका संभालना है, आपकी खुद की कुछ लाइफ नहीं है। इतना वहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, उनको शोषण किया जाता था। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती थी, बस घर की चार दीवारों में रहकर नारी ने उस काल में इतना सहा है। तो जो हमारी पोएट है ना, उस नारी की दयनीय स्थिति को यहाँ पर समझा रही है। When aunt is dead, her terrified husband hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. Oh my God, कितनी खतरनाक बात लिखी है यहाँ पर हमारे पोएट ने। बोलती है कि जब आंट इज डेड, जब हमारी आंटी है वो मर जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियर्स शी वाज मास्टर्ड बाय। तो जो हद के हाथों में अंगूठी है ना, वो मरने के बाद भी उनके हाथों में वो वजन सा रहेगा, और वो अपने जो पति है, अपने जो हस्बैंड है, उसके चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। उनको लगता है कि उनका ये फियर है ना, डोमिनेटिंग हस्बैंड फियर, वो मरने के बाद भी उनको सताएगा। उनको लगता है कि ये फियर है ना, उनको जिंदा रहते हुए तो परेशान किया, उनका शोषण किया, उनको दयनीय स्थिति में डाल दिया, उनका जो करना था वो कर दिया, लेकिन मरने के बाद भी, भाई बोलते हैं ना कि मरने के बाद तो ये बाद भी तो हर कोई बख्श देता है, लेकिन आंट जेनिफर को तो ये भी लग रहा था अंदर से कि वो मर भी गई ना तो भी इस आदमी के चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। अब इस पोएम के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब पोएम के अंदर इतना दर्द है तो रियलिटी में उनको कैसे प्रताड़ित किया गया होगा। आज की सोसाइटी में महिलाएं कितनी तरक्की कर रही है हर क्षेत्र में। ये पुरानी सोसाइटी थी प्रैक्टिकल थिंकिंग, जहाँ पर ये समझा जाता था कि महिलाओं का काम केवल चूल्हा चौका संभालना, घर की जिम्मेदारियां देखना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, ये सब। लेकिन आज महिलाएं बहुत प्रगति कर रही हैं। आज महिलाओं ने चांद तक पहुंच रही है। कहीं भी देखो आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा प्रगति कर रही है। इसका कारण है कि महिलाओं को समझ लिया गया। जब 20वीं शताब्दी में जाति प्रथा, सती प्रथा,
महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था उससे जो हमारे महान क्रांतिकारी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान लोगों ने ना इस सब प्रथाओं पर रोक लगाई। उसके बाद लोगों ने ना महिलाओं की स्थिति को समझना शुरू कर दिया कि हाँ, ये कुछ कर सकती है, इनका काम सिर्फ चूल्हा चौका संभालना या घर की बाकी जिम्मेदारियां संभालना ही नहीं है, ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है। अगर मैं आपको वैदिक काल की बात बताऊं तो वैदिक काल में नारियों को पुरुषों से महान समझा जाता था, उनको पूजा की जाती थी। उस समय एक जब पुरुष होता था ना, बस अपने घर में एक श्लोक बोलता था, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मध्यकाल आया, मध्यकाल में नारियों की स्थिति बहुत बेकार होती चली गई। उनको सिर्फ भोग विलासता की वस्तुएं समझ लिया गया, उनका कार्य सिर्फ चूल्हा चौका संभालना और बच्चे पैदा करना था। लेकिन उसके बाद जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो हमारे कुछ महान क्रांतिकारी थी, जैसे राजा राम मोहन राय, मैंने आपको बताया था, और भी सारे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने महिलाओं को समझा और उनके लिए पथ पर अग्रसर खड़े हुए। पथ पर अग्रसर खड़े होकर उन्होंने महिलाओं को एक समाज में उचित स्थान दिलाया। उसी के कारण हमें कल्पना चावला, झांसी की रानी, वेंकैया नायडू, कल्पना चावला, बचिन दीपाल, सानिया मिर्जा, आज महिलाएं हर पद पर हैं। चाहे आप किसी शेष क्षेत्र में देख लो, चाहे आप चांद पर देख लो, आज महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। पुरुष सिर्फ एक जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन महिलाएं हजारों जिम्मेदारी संभालती है। The tigers in the penal that she made will go on prancing, sharp, proud and unafraid. पेनाल का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों स्क्रीन। will go on prancing, prancing का मतलब होता है उछलना या कूदना, और प्राउड का मतलब गर्व होता है, और अनअफ्रेड का मतलब डराना होना। तो जो टाइगर थे, जो हमारी पोएट एड्रिन रिच ने बनाए थे, वो स्क्रीन के ऊपर उछलते हुए प्रदर्शित किए गए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर गर्व और निडरता का प्रतीक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। लेट्स गो ऑन द समरी। In this poem, the poet describes a lady named Aunt Jennifer who is dominated by her husband and her experience of marriage life. इस पोएम के अंदर हमारी जो पोएट है उन्होंने अपनी आंट जेनिफर को डिस्क्राइब किया है, जो अपने हस्बैंड के द्वारा सताई हुई है, डराई हुई है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है उसको वो डिफाइन करती है। इन द पोएम अ वुमन आंट एक्सप्रेस हर डीप फीलिंग थ्रू हर आर्ट। जो इस पोएम में हमारी आंटी जेनिफर होती है, अपनी फीलिंग को अपनी आर्ट के थ्रू डिफाइन करती है, क्योंकि उनके फीलिंग को समझने वाला कोई नहीं होता। उसके लिए वो टाइगर को क्रिएट करती है एक जंगल के अंदर और उनको दिखाती है। There is no one with whom she can share her physical pain. उनके पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी फिजिकल पेन और मेंटल पेन को एक्सप्लेन कर सके। She makes a picture to describe her feeling. The poet described the tiger which her aunt made on the panel beautifully. जो हमारी पोएट होती है वो टाइगर की पिक्चर को डिस्क्राइब करती है, जिसको एक सुंदरता से सुंदर सा पेंट करके हमारी आंटी ने बनाया था। On the panel she embroidered side tigers which look real with their magnificent fearlessness. इसके साथ उन्होंने एक टाइगर को बनाया जो भव्यता, वैभवता और निडरता का प्रतीक था। Few men are shown sitting under the tree. Auntie has become very old. She is tired of doing household work the whole day. पेड़ों के नीचे कुछ लोगों को बैठे हुए दिखाया, साथ ही दिखाया कि आंटी बहुत बूढ़ी हो गई है और वो घर के काम कर करके सारे दिन थक जाती है। तो उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया। She hardly gets any free time to rest. She is scared of her husband, but her heart expresses a desire to move fearlessly and proud like a tiger. उनको मुश्किल से ही कुछ समय खुद के लिए मिलता था हाउस होल्ड चोर्स से। वो अपने हस्बैंड से पूर्णतः डरी हुई थी, इसलिए वो अपने जो पेन होता है, अपनी जो इच्छा होती है, उसको अपनी आर्ट के थ्रू डिफाइन करती थी। जब कभी भी उनको डर लगता था तो उनकी आर्ट होती थी उनको फियरलेस यानी कि निडरता और गर्व के साथ रहने के लिए प्रेरणा देती थी। She describes her wedding ring as a heavy band of her trembling fingers.
उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी को अपने हाथ में सबसे ज्यादा हैवी बर्डन बताया। उन्होंने इसको एक एज अ बोझा कन्वर्ट किया, एज अ बोझा एक्सप्लेन किया। दिस पोएम बैटिंग रिंग एज अ हैवी वेंट ऑन हर ट्रेम्बलिंग फिंगर्स, कपकपाती उंगलियों को दिखाया। दिस पोएम शोज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द आंट एंड टाइगर। इस पोएम के अंदर जो हमारी पोएट होती है वो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करती है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बच्चों कंपैरिजन, तुलना। किसके बीच में? अपने हस्बैंड, अपने टाइगर और आंटी के बीच में। द पोएट हैज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट द लाइफ ऑफ अ वुमेन हु हैज टू लाइफ अंडर अ कॉन्स्टेंट फियर फ्रॉम हस्बैंड। जो हमारी पोएट है उन्होंने ब्यूटीफुली उस पोर्ट्रेट को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि उनकी लाइफ है वो अपने हस्बैंड के रहते हुए कैसी है। तो आई होप you understand the stanza as well as summary. So let's go on to read about NCERT questions. So let's start with NCERT questions. The first question is that how do Denigens and Siverlik add to our understanding of the tiger's attitude? Denigens और सिवरलिक को टाइगर के एटीट्यूड के साथ, यानी कि जो टाइगर का रवैया था ना, उसके साथ कैसे समझाया गया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कि डेनिजेंस का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर समझाया था, डेनिजेंस का मतलब होता है ड्वेलर्स। ड्वेलर्स और सिवरलिक का मतलब हुआ यहाँ पर शौर्य, वैभव। तो समझते हैं क्वेश्चंस को। डेनिजेंस मीन्स ड्वेलर्स और inhabitants of a particular region. डेनिजन का मतलब होगा एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोग। ड्वेलर्स का मतलब होता है निवासी, और इनहेबिटेंट्स यानी कि जिस स्थान पर रहती है, आवास या निकेत, और पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक, और रीन माने क्षेत्र। द पोएट हैज डिस्क्राइब टाइगर्स एज डेनिजर्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। पोएट ने यहाँ पर डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब समझाया है ऐसे जो जंगल के अंदर रहते हैं। टाइगर्स आर द मास्टर ऑफ फॉरेस्ट, दे होल्ड एन ऑनरेबल पोजीशन। सो पोएट रेफर्स टू टाइगर्स एज बीइंग सिवरलिक। जो हमारे टाइगर्स हैं वो फॉरेस्ट के मास्टर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूंखार, खतरनाक और शक्तिशाली जानवर होते हैं एक जंगल के। ठीक है, तो उनके लिए जो सम्मानीय स्थान है उसको पोएट ने उनका शौर्यपूर्ण भाव बताया है। सिंस टाइगर्स आर ब्रेव, ferocious and magnificent creatures, hence the term denizens and Siverlik are added to our understanding of the tiger's attitude. क्योंकि जो हमारे टाइगर्स होते हैं वो है ना बहुत ज्यादा बहादुर, और फेरोसियस का मतलब होता है उग्र या क्रूर, और मैग्निफिसेंट का मतलब हुआ शानदार, और क्रीचर्स का मतलब हुआ प्राणी। क्योंकि जो हमारे टाइगर्स है बहुत ज्यादा बहादुर, खूंखार, क्रूर, भव्य प्राणी है। Hence the term denizens and as Siverlik are added to our understanding of the tiger's attitude. इसलिए हमें समझाने के लिए, बात के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट वन, what do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? सेकेंड स्टैंजा के अंदर आंटी जेनिफर के हाथ को टटलते हुए एवं हिलाते हुए सेकेंड स्टैंजा के अंदर क्यों बताया गया है, और वो नीडल को उस एम्ब्रॉय के अंदर डालना इतना कठिन क्यों समझ रहे हैं। तो समझते हैं। Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool because she old lady. Aunt Jennifer है वो वूल के अंदर सोई को डालना कठिन समझ रही है क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत है। She is nervous and confused lady. वो बहुत ज्यादा नर्वस और एक कंफ्यूज है। नर्वस का मतलब अंदर से किसी चीज के ऊपर घबराना या पैनिक होना, और कंफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा भ्रमित होना। बिकॉज ऑफ हस्बैंड्स डोमिनेंस, क्योंकि उनके हस्बैंड के अत्याचारों के द्वारा।
द सिग्निफिकेंस हर मेंटल कंडीशन विच मेक्स इट डिफिकल्ट, या उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। मेंटल कंडीशन का मतलब होता है मानसिक स्थिति। विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर हर टू इवन, जो उनके लिए सोई को डालना घर के काम काजों और जिम्मेदारियों और जो कड़ाई है उसमें बहुत ज्यादा कठिन बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पोएम के अंदर समझाया था, एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सजेस्टेड दैट इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैटिंग बैंड। अंकल की जो बैटिंग बैंड है वो पोएम के अंदर क्या सजेस्ट कर रही है? तो इन द पोएम बैटिंग बैंड रेफर्स टू द बैटिंग रिंग worn by Aunt Jennifer. Massive weight of uncle's batting band suggested that she was dominated by her husband. She was overburdened with the household duties and responsibilities after her marriage. पोएम के अंदर जो बैटिंग रिंग जो आंट जेनिफर के द्वारा पहनी हुई है बहुत ज्यादा हैवी वेट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि अंकल के द्वारा उनको जो डोमिनेट किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करती है। शी वॉज ओवरबर्डन का मतलब होता है काम का बोझा, बर्डन का मतलब होता है बोझ, ओवरबर्डन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोझ, ओवर। ठीक है, विद द हाउस होल्ड ड्यूटीज मतलब घर की जितने भी काम काज, झाड़ू पोछा बर्तन, इसके अलावा जितनी भी सारे बच्चे कुछ काम है दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर मैरिज, और उनकी शादी के बाद की जिम्मेदारियां। दैट्स वाई आंट जेनिफर इज finding the details so hard to pull as well as the massive bed. Okay, and the next one, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified within the third stanza? किससे और क्या Aunt Jennifer थर्ड स्टेंजा के अंदर इतनी डरी हुई है? So Aunt Jennifer is terrified of her dominating husband. जो Aunt Jennifer है वो अपने डोमिनेटिंग हस्बैंड से डरी हुई है, जो उन पर हमेशा अत्याचार करता रहता है, उन पे काम का बर्डन डालता रहता है, उनको सताता रहता है, उनका शोषण करता रहता है। शी वुड कैरी हर फियर इवन आफ्टर डेथ। उनको लगता है कि उनके मरने के बाद भी वो इस फियर को कैरी करेंगी। हमेशा लगता है ना कि इंसान को चलो मरने के बाद चैन आ जाएगी। कुछ लोग है ना गुस्से में आके सुसाइड कर लेते हैं। गुस्से में आके सुसाइड कर लिया तो सोचते हैं कि हाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना इनसे मरने के बाद छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो आंटी होती है ना वो तो ये सोचती है कि मैं मर भी गई ना तो भी मुझे इस आदमी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। सोचो उस टाइम पे जो पैट्रिकल सोसाइटी थी उसकी थिंकिंग क्या थी। सी फील्स दैट सी वियर्स द बर्डन ऑफ द बैटिंग बैंड ऑन हर फिंगर। उनको लगता है कि जो शादी का बर्डन है ना उसको हमेशा अपनी उंगलियों में पहनी हुई है। सी लिव्स हर लाइफ अंडर द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लेडी। वो अपनी जिंदगी को ना शादी के एक ऐसे प्रेशर के अंडर जी रही है ना जिसमें उनका खुद का कोई वर्चस्व नहीं, खुद का कोई वजूद नहीं, सॉरी, उनके लाइफ में उनका कोई पर्पस नहीं है। उनका हस्बैंड उनका हर रोज आके शोषण करता है, उनकी स्थिति को उन्होंने दयनीय बना दिया है। उनका काम सिर्फ चूल्हे चौके और घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रह गया है। तो आंट जेनिफर यहाँ पर अपनी जो एम्ब्रॉयडरी है ना उसके थ्रू ये सब रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, what are the audience Aunt Jennifer is surrounded by? Why it is significant that the poet uses the word ringed? What are the meaning of the word ringed in the poem? ऐसी क्या परेशानियां हैं आंट जेनिफर की कि उनसे वो हमेशा घिरी रहती है। कवि ने इस बात के लिए रिंग्ड शब्द का प्रयोग किया है। इस कविता में रिंग्ड शब्द का क्या अर्थ है तो आइए समझते हैं इसको। Aunt Jennifer was dominated by her husband and she has been living her life as per the rules of her husband. Aunt Jennifer अपने पति के द्वारा शासित होती है। यहाँ पर शासित होने का अर्थ हुआ जैसे क्या होता है, एक राजा होता है, उसका राज्य होता है, तो राजा जो निर्देश देता है वो प्रजा को मानना पड़ता है। वो उसकी भलाई के लिए होता है या बुराई के लिए होता है इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन उनको मानना पड़ता है। ऐसी आंट जेनिफर की लाइफ है। उनके जो हस्बैंड है ना उन पर एक शासक की तरह कार्य कर रहे हैं। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो हाँ, ना बोल दिया तो ना, एज पर द रूल्स ऑफ हर लविंग हस्बैंड। शी वॉज ओवरबर्डन बाय द वर्क। उन पर काम का इतना अधिक बोझा है ना कि वो काम के द्वारा एकदम टहम सी गई है। ऑल दो ओल्ड एंड वीक, इसके अलावा बहुत ज्यादा बूढ़ी और कमजोर भी है।
शी वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, वह अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में असफल है। These are the ordeals that the poet talks about. ये सारी जो परेशानियां हैं इनके बारे में हमारे पोएट बात करते हैं। The use of word ringed is significant and appropriate, from which Aunt Jennifer is unable to free herself. The signifies that she was completely devoted to her responsibilities with the wedding ring. She is full of fear and operation of her marriage all her life. यहाँ पर जो रिंग वर्ड है बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है आंट जेनिफर के लिए, क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो अपने आप को फ्री करने में असमर्थ है। ये यहाँ पर आंट जेनिफर के द्वारा जो अपने घर के लिए समर्पित कई सारी जिम्मेदारियां हैं उनको रेफर कर रहा है। शी इज फुल ऑफ फियर एंड ऑपरेशन ऑफ हर मैरिज ऑल हर लाइफ। वह डर से पूर्णता भरी हुई है और अपने कष्टों के द्वारा, अपने हस्बैंड के द्वारा जो प्रताड़ित की गई है उन सब कष्टों के बारे में डिफाइन कर रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? पोएम में जो आंट जेनिफर है, जो जितने सारे टाइगर्स को क्रिएट करती है, एक फॉरेस्ट क्रिएट करती है, एक ट्री क्रिएट करती है, उसके नीचे कुछ आदमी को बिठा देती है, तो इनसे आंट जेनिफर का क्या लेना देना इस कैरेक्टर से? तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टाइगर्स टू एक्सप्रेस हर इमेजिनेशन एंड हर डिजायर ऑफ लिबर्टी। आंट जेनिफर कढ़ाई के द्वारा बहुत सुंदर चमकदार टाइगर को इमेजिनेशन करती है और उनकी जो डिजायर होती है उसको बनाती है, क्योंकि जो टाइगर होते हैं उनकी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करते हैं। शी वॉन्टेड टू बी फ्री एंड फियरलेस लाइक द टाइगर थ्रू शी वॉज टिमिड एंड फियरफुल। वो भी एकदम टाइगर की तरह फियरलेस यानी कि निर्भीक और स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डरपोक और डरी हुई है। द पोएट इज सजेस्टिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट्स फियरफुल नेचर एंड टाइगर्स फियरलेस बिहेवियर। यहाँ पर जो हमारी पोएट होती है एड्रिन रिच, वो टाइगर और आंट जेनिफर के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, क्योंकि आंट जेनिफर एकदम डरी हुई, अंदर से सहमी हुई और प्रताड़ित है, लेकिन जबकि टाइगर खुश मिजाज, निर्भीक, बिल्कुल भी किसी से डर नहीं और बहादुर और शक्तिशाली है। पोएट एक्सप्रेसेस हाउ द वुमन क्रशेस हर ड्रीम्स इंडिविजुअली ऑल हर लाइफ। मतलब यहाँ पर जो हमारी पोएट एड्रिन रिच है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि एक औरत अपने पूरे जीवन को कैसे किसी दूसरे परिवार के लोगों के लिए समर्पित कर देती है, उसके बाद भी उसकी लाइफ में खुद का कुछ वर्चस्व नहीं बचता। यहाँ पर हमारी पोएम जो पोएट होती है वो हमें शिक्षा दे रही है कि हमें ना सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, हमें ना किसी की और की जो रूल्स और रेगुलेशंस है उन पे काम नहीं करना, हमें अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। हम जब काम करें ना उसमें थोड़ा लिहाजा होना चाहिए। लिहाजा का अर्थ है कि हमारी स्वयं की भी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो सामने वाला आदमी हम पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है हम उनको फॉलो करते चले, उनकी सारी बातें मान चले। हमारे खुद का भी कुछ वजूद होना चाहिए लाइफ में। अगर हम दूसरे की बातों को मानते रहेंगे तो वो हमारे ऊपर एक शासक की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड की सारी बातें मानती है, इसलिए उनके हस्बैंड ने उनको दबाकर एक शासक की तरह कार्य किया। लेकिन ये हमारी जो पोएट है वो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए संदेश दे रही है कि आपको किसी से डरना नहीं है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, आपको बोलने की शक्ति दिखानी है। कि अगर कोई आपको आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये करना है तो आपको अगर वो चीज ठीक लगती है तो आप करो, अगर नहीं लगता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसको डिनाई कर सकते हो कि नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम। ऐसे संकेतों की व्याख्या कीजिए जो पोएम के अंदर पोएट ने एक्सप्लेन की है। द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड अ नंबर ऑफ सिंबल्स। जो हमारी पोएट है उसने काफी सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है। दीज आर द वेडिंग बैंड। उन्होंने वेडिंग बैंड को रिप्रेजेंट किया है जो अंगूठी उनके हस्बैंड के द्वारा बनाई गई। टाइगर्स फियरलेस, उन्होंने जो चीता है उनको निर्भीक बताया है। और उन्होंने उन आदमियों को रिप्रेजेंट किया है जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को किस लिए और क्यों इन्होंने ये सिंबल रिप्रेजेंट किया है।
तो आपका पहला सिंबल इन्होंने रिप्रेजेंट किया है बैटिंग बैंड, अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। जो प्रताड़ना है, उत्पीड़न है, उसका सिंबल है उनके हाथ में पहनी हुई अंगूठी। टाइगर्स, टाइगर्स फियरलेसनेस, कॉन्फिडेंट। जो हमारे चीता है वो निर्भीकता, शौर्यता और भव्यता का प्रतीक है। एंड मैन बीनेथ द ट्री रिप्रेजेंट पीपल लाइक हर हस्बैंड। जो कुछ आदमी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उस हस्बैंड, उसके हस्बैंड की तरह है जो दिन भर उसका शोषण करते रहते हैं। ऑल दिस सिम्बल्स रिप्रेजेंट दैट शी वॉज केस्ड आफ्टर मैरिज। ये सारे प्रतीक यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि वो अपनी शादी के बाद एक जेल के अंदर बंद हो गई और उस जेल के अंदर वहां मरने के बाद भी नहीं निकल पाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर। क्या आप आंट जेनिफर की सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं? हमारे जो स्पीकर है उनका क्या रवैया है आंट जेनिफर के प्रति, तो सुनते हैं। यस, आई सिंपैथाइज विद द कैरेक्टर ऑफ आंट जेनिफर। हाँ, मैं आंट जेनिफर के कैरेक्टर से पूर्णतः सिंपैथाइज हूँ, मुझे पूर्णतः सहानुभूति है। शी इज एन ओल्ड लेडी हु डजंट से एनीथिंग बट एक्सप्रेस हर सॉरो थ्रू हर आर्ट। वह एक बूढ़ी और कमजोर औरत है जो अपनी भावना को प्रदर्शित नहीं कर पा रही, इसलिए वह अपने आर्ट के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। सॉरी, शी वांट्स टू लिव हस्बैंड्स फियर अ फ्री लाइफ बट इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू हर। वह अपनी जिंदगी को फ्री जीना चाहती है, यहाँ पर गलत लिख दिया है। शी वांट्स टू लिव हस्बैंड्स फियर, यहाँ पर ही थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था सी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ फ्रीली बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। द स्पीकर हैज सिंपैथी एंड पिटी टुवर्ड्स हर। जो हमारे स्पीकर यानी कि वक्ता है उनको उनके प्रति सहानुभूति और दया का भाव है। सी फील्स दैट सी विल बी टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड इवन आफ्टर डेथ। हमारी जो आंट जेनिफर है, एडिन रिच की आंटी, उनको लगता है कि वो मरने के बाद भी इस बर्डन को अपने साथ ले जाएंगी और वो उससे कभी फ्री नहीं हो पाएंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बताया है जो हमारा सेंट्रल आइडिया है ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर ये 1 से 2 क्वेश्चन पोएम से पूछ लिए जाते हैं सेंट्रल आइडिया वाले, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पक्का कर लें, चाहे वो कोई सी भी पोएम हो, आप कीपिंग पॉइंट हो, माई मदर एट 66, रोड साइड स्टैंड, आपको ये पक्का करना है। ओके, तो समझते इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएट डील्स विद द पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारी पोएट होती है सारी मैरिड वुमेन की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग पोएम दैट शोज हाउ टू द पावर ऑफ डोमिनेंस कंट्रोल वुमेन्स बॉडी बट नॉट इन देयर माइंड्स। यहाँ पर ये जो पोएम है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारी प्रैक्टिकल सोसाइटी है यानी कि पितृप्रधान समाज महिलाओं के शरीर पर तो नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन महिलाओं की सोच पर कभी नियंत्रण नहीं कर सकती। The poet shows the contrast by presenting the powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer, who herself is an oppressed wife, who lives her life under constant pressure of duties and responsibilities of a married life. यहाँ पर हमारी जो पोएट है टाइगर्स को रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है आंट जेनिफर और टाइगर के बीच में, क्योंकि जो आंट जेनिफर होती है वो डरी हुई, सहमी हुई, बूढ़ी और एक कमजोर औरत होती है, लेकिन वहीं पर हमारे जो टाइगर होते हैं वो फियरलेस होते हैं, उनको किसी भी चीज का फियर नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारी आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड के द्वारा शोषण किया हुआ है, वो डरी हुई है, वो खुद अपनी जिंदगी को शादी के एक ऐसे बंधन में जी रही हैं जिस पर उन पे बहुत ज्यादा बर्डन है। आई होप यू विल गेट दिस क्वेश्चन। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द एमसीक्यू टाइम। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस यू कैन टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। तो आपका पहला एमसीक्यू है, द पोएम आंट जेनिफर टाइगर इज रिटन बाय। तो मैंने आपको क्या बताया था किसके द्वारा लिखी हुई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट? नो। विलियम वर्ड्सवर्थ? नो। सरोजनी नायडू? नो। आपकी जो पोएम है आंट जेनिफर वो आपके द्वारा लिखी हुई है आंट एडिन रिच। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइगर्स इन द पोएम? तो टाइगर्स है उनका सिग्निफिकेंस क्या है इस पोएम के अंदर, तो समझते हैं।
They represent Aunt Jennifer's love for animals? No. They symbolize her fear of her husband? No. They depict of the beauty of nature? No. They reflect the inner strength and desire for freedom. वो आंट जेनिफर की आंतरिक शक्ति और इच्छा को प्रदर्शित करते हैं. तो आपका हुआ सी. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज ब्राइट टॉपाज. ब्राइट टॉपाज का मतलब होता है पीला पुकरास. डेनिजेस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन डिस्क्राइब द टाइगर्स एज बीग एंड टिमिड? नो. पावरफुल एंड फियरलेस? यस. ओल्ड एंड ट्रेल? नो. कॉन्फिडेंस एंड रिस्ट्रिक्टेड? नो. फ्रेल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर नाजुक. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफिकल्टी डज आंट जेनिफर्स फेस वाइट एम्ब्रॉयडिंग. जो हमारी आंट जेनिफर होती है जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करती है. वो फेस करती है द वूल इज टू कॉस्टली. वूल है वो बहुत ज्यादा कड़क है. नो. शी लैक्स इंस्पिरेशन. उनके अंदर उत्प्रेरणा की कमी है. नो. द नीडल इज टू ब्लंट. जो सुई है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, एकदम मोटी टाइप में है. नो. हर आई साइड इज फेलिंग. क्योंकि जो उनकी आंख है वो एकदम खत्म हो चुकी है, फेल कर रही है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैटिंग बैंड इज मेटाफोर. Aunt Jennifer's love for her husband? No. The value of her possessions? No. The passage of time? The burden of material duties? जो घर की सारी जिम्मेदारियां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम व्हेन डिस्क्राइबिंग आंट जेनिफर? एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट? नो. रिबेलियस एंड डेफाइंट? नो. प्लेफुल एंड केयरफ्री? नो. सबमिसिव एंड रिजाइन्ड? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है what will happen to the tigers? What is the tone of the poem when describing the tigers? Mournful and sorrow. mournful का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो mournful जैसा माहौल, यानी कि शोकपूर्ण और दुखपूर्ण. नो. एंग्री और रिजेंटफुल? नो. fearful and apprehensive? नो. hopeful and optimistic. जब वो टाइगर को रिप्रेजेंट करती है तो वो फुल आशा से भर जाती है. ठीक है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द टाइगर्स आफ्टर एंट जेनिफर डाइज? मरने के बाद टाइगर का क्या होगा? दे विल फेड अवे? नो. दे विल बी डिस्ट्रॉयड? नो. दे विल रिमेन अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. वो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक रहेंगे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज अ क्रिटिक क्विब. द ब्यूटी ऑफ नेचर? नो. द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन? नो. The concept of marriage? No. The limitations placed on a women and patriarchal society? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट? नो. द पावर ऑफ नेचर? द ब्यूटी ऑफ एजिंग? नो. द स्ट्रगलिंग ऑफ वुमेन अंडर द पैट्रियार्की? आपकी ये सारे वोकेबलरीज है, ये आपको स्टैंडर्ड पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.